ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में जो आप, चलिए बैन की तो बात मान सकते हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कह दिया जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। देखिए वो तो बहाना है, और भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे सिस्टम को अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करने का मन बनाकर चुनाव की तैयारी में उतरी है। बहाने उनको ढूंढने हैं सिर्फ, बाकी कोई तर्कसंगत बात नहीं करते वो। एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करना, एक छोटी सी 27-28 मिनट की फिल्म आखिर रिलीज हुई और लोग देख रहे हैं, और लाखों लोग देख रहे हैं। इनको लेके आए तो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इलाज, मोहल्ला क्लिनिक सब ठप कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। संकल्प पत्र पर आते हैं, आपके घोषणा पत्र पर आते हैं, कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो पर आते हैं, सारी चीज़ें जब हम एक कंक्लूजन निकाल के देखेंगे पांडे जी, तो एक चीज़ निकल कर सामने आती है, फ्री वीज, फ्री रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सारे दलों को फटकार लगा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी तो एकदम खिलाफ थे कि भैया फ्री रेवड़ी तो चाहिए ही नहीं, कहता ये बंद होना चाहिए। अभी जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें भी दिखी, और आपका तो कहने कि आप तो शुरू से ही लेकर आ रहे हैं। तो ये मान लें हम कि यूपी में रेवड़ी नहीं बढ़ती होगी तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, पॉजिटिव होगी, सरप्लस की होगी। अब तीमारपुर विधानसभा पर आते हैं, क्योंकि वहाँ से विधायक हैं आप दिलीप पांडे जी, और जब आम आदमी पार्टी की सूची आ रही थी लगातार, तो सारे क्लियर हो गए कैंडिडेट 70 सीटों पर, 18 से 20 मुझे लगता है वर्तमान विधायकों के टिकट कटे, आपका भी टिकट कटा। क्या लग रहा है तीमारपुर से टिकट कटने की क्या वजह रही? आपने मना कर दिया, पार्टी ने कहा नहीं आप लड़ेंगे? हम लोगों ने पार्टी मिलकर बनाई है, तो मेरा टिकट कटने का मसला नहीं है। तो विधायक रहकर भी तो संगठन में काम किया ना, बाकी नेता नहीं संगठन में काम नहीं कर सकते। फिर आप विधायक अगर हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधित्व को निभाना पड़ेगा। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां हैं और चुनावी मौसम में राजनीति अपने उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति चल रही है, तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी क्या रणनीति है, उनके क्या दावे हैं, उनके क्या वादे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार की उनकी स्ट्रेटजी क्या है और किस विजन के साथ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। दिलीप पांडे जी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आप तीमारपुर से विधायक हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं, बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए माहौल स्पष्ट है दिल्ली में। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को जब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया सीएम बनाने का, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें किसी को कोई संशय होना चाहिए, कोई दुविधा होनी चाहिए। जब पब्लिक को कोई पूरी क्लैरिटी है कि वो मैंडेट अपना पिछली बार का मैंडेट रिपीट करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ले ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कोशिश करेंगे, बट दिल्ली में इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वायदे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका, सबको दिल्ली के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, वो कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मच जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार के लक्षण है भारतीय जनता पार्टी के। और ये तयशुदा है लगभग कि अब चौथी बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का आपने जिक्र किया, लगातार हम देख रहे हैं आप लोग मुद्दे भी उठा रहे हैं, आयोग भी जा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, हालांकि आदेश भी हो रहे हैं, FIR की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जिस तरीके से शिकायतें लेकर जा रहे हैं, और अभी आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर, वो भी कैंसिल कर दी गई, तो देखिए ये सब कुछ जो भाजपा कर रही है चुनाव लड़ने के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी के भय को और स्पष्ट भी कर रहा है और बड़ा भी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एक्सप्लिसिट वायलेशन में अपने कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व क्यों करती है? उनको लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे जमीन खींच रही है, तभी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब मैंने तो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं थी, पर किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई आम आदमी पार्टी के ऊपर, अनब्रेकेबल नाम से, और उसको रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर क्या हासिल कर लिया। आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, और रिलीज हुई तो समझ में आया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-2.5 सालों में
साजिशें रची आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों की गिरफ्तारी करके अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायर जी, संजय सिंह जी, इन सब लोगों को अरेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की सारी कोशिशें कर ली। आखिरकार सब नाकाम हुई और दिल्ली के लोग एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने को एकदम कन्फर्म बैठे हुए हैं। तो ये जो बौखलाहट है, जो बेचैनी है, और ये जो बैन करना, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चलेगी, ये सब करना, ये उनकी बौखलाहट, उनके हार के भय को और स्पष्ट करता है, बड़ा करता है। ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में जो आप, चलिए बैन की तो बात मान सकते हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कह दिया जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। देखिए, वो तो बहाना है और भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे सिस्टम को अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करने का मन बनाकर चुनाव की तैयारी में उतरी है। लिहाजा बहाने उनको ढूंढने हैं सिर्फ, बाकी कोई तर्कसंगत बात नहीं करते। वो एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करना, एक छोटी सी 27-28 मिनट की फिल्म को, फिल्म आखिर रिलीज हुई और लोग देख रहे हैं और लाखों लोग देख रहे हैं। और अब जब मैंने भी देखा उसको, तब समझ में आया कि अच्छा घबराहट क्यों थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के काले सच को देश के, दिल्ली के लोगों के सामने उजागर कर दिया है। भाजपा नहीं चाहती थी कि वो सच सामने आए, कैसे गिरफ्तारियां हुई, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया को इंसुलिन रोककर जान से मारने की भी कोशिश की गई। इन कोशिशों के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा है, भाजपा नहीं चाहती थी कि दिल्ली के लोग वो देखें, लेकिन भाजपा के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दिल्ली के देश के लोगों ने देखा भाजपा को घिनौना चेहरा। तो ये घबराहट है, बेचैनी है, बौखलाहट है। उस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी जो है ये तमाम चीजें कर रही है, हालांकि उनके पैरों के नीचे अब जमीन नहीं है जिनका उनको आभास हो चला है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, है ना, चीजें देखने को मिलती हैं। तो किस रोड मैप के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या विजन है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही आपने, अभी दिल्ली की जो सियासी स्थिति है वो ऐसी है कि दिल्ली के अंदर 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं प्रमुखतः, और उन तीनों पार्टियों में से लगभग किसी भी पार्टी का कोई विशेष नुकसान नहीं है। जैसे पहली पार्टी आम आदमी पार्टी है, 62 सीटें आई थी और 2-4 कम ज्यादा होंगी, हो सकता है 64-65 आ जाए, हो सकता है 62 ही रह जाए, हो सकता है 61 आ जाए। तो मोटा मोटा कोई परसेंटेज में देखिए कोई विशेष नुकसान नहीं है। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटें आई थी, मतलब हो सकता है 2-3 कम हो जाए, हो सकता है 1 आध बढ़ जाए, बट विशेष नुकसान उनको भी नहीं हो। तीसरी पार्टी जो है वो है कांग्रेस पार्टी, वो पहले शून्य थी, उसके बाद भी शून्य थे और आने इस चुनाव में भी शून्य। तो कोई विशेष नुकसान नहीं है, यानी जनादेश क्लियर होगा। ये तयशुदा है कि मैंडेट पिछली बार का रिपीट होगा, और मैंडेट के रिपीट होने का मतलब क्या है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी? क्योंकि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में लिखे वायदों को डिलीवर किया, बल्कि उसके बियॉन्ड जाके काम किया दिल्ली की जनता के लिए। मसलन हमने अपने घोषणा पत्र में पिछले चुनाव के नहीं लिखा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री करवाएंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाएंगे, फिर भी हमने ये सारी चीजें करी हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जीरो है। इनफैक्ट यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी का मामला है कि दिल्ली के लोग इन साजिशों और कोशिशों, षड्यंत्रकारी कोशिशों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। ये बहुत अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है, और ये दिल्ली में चौथी बार सीएम बनना लगभग अरविंद केजरीवाल जी का तय है। आप जो योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं 12 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आपके संयोजक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आते हैं, एक बड़ी घोषणा करते हैं, एक के बाद एक। शायद ही कोई दिन छूटता हो जिस दिन अनाउंसमेंट ना होता हो या फिर कोई ऐसी योजना लेकर ना आते हो। तो जिस तरीके से आप ये योजनाएं ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है यहाँ पर, वो लगातार इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो पुरानी योजनाएं हैं वो आप डिलीवर नहीं कर पाए लोगों के बीच में। पहली बात तो ये कि योजनाओं की घोषणा से योजनाओं पर जनता को विश्वास नहीं होता। आप मैसेज दे रहे हैं अपनी योजनाओं के जरिए, तो मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। अगर मैसेंजर आपका क्रेडिबल नहीं है तो आपकी योजनाएं, आपकी घोषणाएं फुसफुस साबित होंगी, धराशायी गिरेंगी जमीन के ऊपर। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये चीज अच्छी है कि अरविंद केजरीवाल जी जो मैसेंजर है आम आदमी पार्टी की, जो घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अक्षुण्ण है, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है, और जो वो कहते हैं लोग विश्वास करते हैं कि यार ये अगर कह दिया है केजरीवाल ने तो 100% होगा, चाहे भाजपा कांग्रेस के लोग कुछ भी कहते रहें। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पे कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास करने की हालत यह है कि वो कुछ भी कहते हैं, लोग मजाक में लेते हैं। अभी
दूसरा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है, जारी किया है। पहले वाले में उन्होंने बात कर दी कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आयुष्मान लेके आएंगे। तो आयुष्मान जब लेके आएंगे तो सरकारी अस्पतालों में तो आम आदमी पार्टी सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारे इलाज फ्री कर रही है। आयुष्मान योजना आ जाएगी तो 5 लाख के ऊपर का सरकारी अस्पताल में जो इलाज होता है वो भी बंद हो जाएगा। और बाकी उसके क्राइटेरिया तो दुनिया जानती है कि टीवी, फ्रिज, कार कुछ भी हुआ तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो मतलब वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, ये उसने पहले घोषणा पत्र में बता दिया। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, इलाज, टेस्ट फ्री बंद कर देगी, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा है, केजी से पीजी तक हम जरूरतमंद, मतलब आम आदमी पार्टी सबके लिए प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा मुफ्त कर रही है। ये कह रही नहीं जरूरतमंदों को देंगे, बाकी सबको बंद कर देंगे। तो शिक्षा भी बंद करने पे आमादा है। तो एक काम तो अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि ईमानदारी से अपने अंदर की कलुषता को, अपने अंदर जो कालापन है वो अपने घोषणा पत्रों के जरिए दिल्ली की जनता के सामने रख रही है। और दिल्ली की जनता अब पुनः आश्वस्त हो रही कि भाई सही निर्णय है, इनको लेके आए तो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इलाज, मोहल्ला क्लिनिक सब ठप कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी इस समय शून्य है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणाएं करी, जनता उन घोषणाओं को समझ रही है और उनकी घोषणाओं पर विश्वास कर रही है और जानती है कि जो उन्होंने कह दिया एक बार, चाहे पत्थर गिरे चाहे पहाड़ पड़े, अरविंद केजरीवाल जी घोषणाओं को जरूर पूरा करेंगे। जब घोषणाओं के पूरा करने की बात है, हालांकि कई सारी घोषणाएं पूरी भी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही लगातार। और उन्होंने अपने जो कैंपेन लॉन्च किया है, उनका जो कैंपेन सॉन्ग है, उसमें वो कहते हैं कि पंजाब में नहीं दिया तो फिर दिल्ली में क्या देंगे। जब महिला सम्मान राशि की बात आती है, जो 2100 रुपए आप कह रहे हैं, तो वो लगातार पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं। और जैसे वो जो घोषणाएं कर रहे हैं, उनके शासित राज्यों में हर जगह वो घोषणाएं पूरी ही कर चुके हैं। ये तो बेवकूफ बनाने वाली है, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल जी की हुई घोषणाओं में एक भी घोषणा ऐसी नहीं है, आप घोषणा पत्र उठा के देखिए, जिसपे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर नहीं किया। उनका भय ही यही है कि अरे ये भी कह दिया, अब ये कह दिया तो ये हो जाएगा, और ना हो जाएगा सिर्फ, बल्कि चुनाव के पहले जनता इन पे विश्वास भी करेगी। तो वो विश्वास जनता का जो अरविंद केजरीवाल जी पर है, अरविंद केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, कितना भी दुष्प्रचार कर ले, उस विश्वास को नहीं डिगा पाएगी। और मैं उस विश्वास की बदौलत ही ये कह पा रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाएगी। संकल्प पत्र पर आते हैं, आपके घोषणा पत्र पर आते हैं, कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो पर आते हैं, सारी चीजें जब हम एक कंक्लूजन निकाल के देखेंगे पांडे जी, तो एक चीज निकल कर सामने आती है, फ्री वीज, फ्री रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सारे दलों को फटकार लगा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी तो एकदम खिलाफ थे कि भैया फ्री रेवड़ी तो चाहिए नहीं, कहता ये बंद होना चाहिए। अभी जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया उसमें भी यही सारी चीजें दिखी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें भी दिखी, और आपका तो कहने कि आप तो शुरू से ही लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि किस मुंह से करते रहे हैं वो अभी भी विचारणीय है, क्योंकि हम पे ये इन्होंने आरोप लगाया कि ये रेवड़ी बांटते हैं। चलो ठीक है, रेवड़ी बांटते हैं, तुम्हें इससे तुम इत्तेफाक नहीं रखते, कोई बात नहीं। तो ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में है और वहाँ रेवड़ियाँ नहीं बटती होंगी, सो कॉल्ड रेवड़ियाँ नहीं बटती होंगी। अब वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि रेवड़ियों को बांटने से नुकसान होता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है, ये चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप समझिए। तो ये मान लें हम कि यूपी में रेवड़ी नहीं बढ़ती होगी तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, पॉजिटिव होगी, सरप्लस की होगी, जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछली आई थिंक 22-23 का जो आंकड़ा है बताता है कि 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा था उस उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है और जहां सो कॉल्ड रेवड़ियां नहीं बढ़ती हैं। आइए दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर हम रेवड़ियां बांटते हैं तो हम तो नुकसान में होने चाहिए, घाटे में होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ सीजी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो वो इकलौती अर्थव्यवस्था देश की जो 7,500 करोड़ रुपए के सरप्लस में चलती है। फिर रेवड़ियों को देने के बावजूद हमको नुकसान क्यों नहीं हुआ, फायदा कैसे हुआ, हम पॉजिटिव इकोनॉमी कैसे हुए? तो असल बात से भाजपा ध्यान भटकाती है कि रेवड़ियां बांटना नुकसानदेह नहीं है, रेवड़ियां कुछ है नहीं, यह जनता का टैक्स का पैसा जनता की सेवा के ऊपर खर्च किया जा रहा है। गलत क्या है, नुकसान कब होता है, घाटा कब होता है? जब आप जनता का टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार से
लूट लेते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। दिल्ली के लोग इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले। उनको पता है कि हमारे टैक्स का पैसा केजरीवाल की सरकार में घोटाले में नहीं बर्बाद हो रहा है, हमारे ऊपर खर्च करके बर्बाद हो रहा है, हमारे ऊपर खर्च करके सदुपयोग में लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्प्रचार को समझ चुके हैं और कोई उनकी ऐसी बहलाने वाली बातों पर विश्वास नहीं। महिलाओं से संबंधित जब भी कोई योजना आती है तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र उदाहरण है, कई राज्य जैसे उदाहरण है। आप 2100 रुपए सम्मान राशि देने का आपने पहले ही ऐलान कर दिया और बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। कांग्रेस ले आई दीदी योजना 2500 रुपए, बीजेपी भी 2500 रुपए ले आई। आपको नहीं लग रहा थोड़ा भारी पड़ जाएगा? मैंने अभी बताया आपको कि कोई चांद तारे प्रॉमिस कर दे और चांद तारे और उनका इतिहास उठा के देखें तो चांद तारे छोड़िए, वो मूंगफली भी लाके नहीं दे सकते, ऐसा उनका इतिहास रहा है। तो उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। दिल्ली के अंदर भाजपा कांग्रेस कुछ भी घोषणाएं करें, कुछ भी अनाउंसमेंट करें, उनके पॉलिटिकल कंपल्शन है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी बातों पे विश्वास कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। उनकी बातों पे विश्वास कोई नहीं कर रहा। इनफैक्ट वो ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने को एक्सपोज कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री एजुकेशन सब बंद कर देंगे जी, सब खत्म कर देंगे जी, उसको हटा के हम फलाना ले आएंगे, ढिमकाना ले आएंगे। तो वो एक्सपोज हो चुके हैं अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से। और ये दिल्ली के लोग समझते हैं कि अगर 1000 रुपए वाली योजना कैबिनेट में पास हो गई तो वो तो मिलेगी मिलेगी। और अपने मैनिफेस्टो में जो आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया 2100 रुपए की घोषणा, वो भी सरकार बनने के बाद 100% मिलेगी अगर केजरीवाल जी ने बोल दिया है तो। विमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत इस तरह के फाइनेंशियल, इस तरह की आर्थिक सम्मान की घोषणाओं के जरिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी। दिल्ली के अंदर बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि महिलाएं फाइनेंशियली एम्पावर भी हों, बसों में ज्यादा संख्या में ट्रैवल करने के बाद सेफ और सिक्योर भी महसूस करें। तब जाके बाकी लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू किया। तो भाई साहब, जब असली वाला है दिल्ली में, असली अरविंद केजरीवाल है दिल्ली वालों की सेवा करने के लिए, तो कोई फोटो कॉपी और डुप्लीकेट पे क्यों भरोसा करेगा? क्यों बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ेगा, उसको विश्वास करने की कोशिश करेगा? जब महिला सम्मान योजना आई तो बड़ा विवादों में ही शुरू में ही घिर गई। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, एक बड़ा सा ऐड आता है सारे अखबारों में दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता ये तो ये तो अच्छा है, समझिए आप कि दिल्ली के चुनावों की पृष्ठभूमि में इस तरह की चालबाजियों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कारस्तानी किसकी है। और जिसकी कारस्तानी है वो चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के रचे हुए प्रपंच हैं। और इन प्रपंचों के एक्सपोज हो जाने के बाद दिल्ली की जनता ने मन में और स्पष्ट कर लिया कि भाई कुछ हो जाए, मतलब ईंट पत्थर को मान सम्मान दे दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। ये लोग तय कर चुके हैं। इन प्रपंचों के जरिए दिल्ली की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन जो डिगा नहीं, जो हिला नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद जो टूटा नहीं, झुका नहीं, ऐसे अरविंद केजरीवाल पे भरोसा जो भरोसा है दिल्ली के लोगों का, उसको डिगा पाना भाजपा की बस की बात। दिल्ली की सियासत इस वक्त जो है पूर्वांचलों के इर्द गिर्द घूम रही है। जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं ज्यादातर संख्या में रहते हैं, और जिस तरीके से अभी एक डिबेट छिड़ी हुई है, चाहे सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, धरातल पर हो, प्रोटेस्ट तक हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा इन चीजों से अलग हटके बाकी मुद्दों पर बातचीत की जाए, जिस तरीके से इनको लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पूरब की मिट्टी से आए दिल्ली में रहने वाले मेहनतकश लोगों का सम्मान कभी भी नहीं किया भाजपा ने। और ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने के लिए वो करते रहते हैं गाहे बगाहे कुछ, लेकिन पूरब के लोग बड़े भावुक होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। भाव से जुड़े कौन उनको प्यार करता है, जो उनको प्यार करेगा उनके लिए दिल जान निकाल के दे देंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभनों के भूखे नहीं, उनके मान सम्मान के भूखे। मुझे भी याद है, हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, नवंबर 2019 की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के चुनाव, एमसीडी का चुनाव लड़े एक कार्यकर्ता थे, आई थिंक संगम विहारिया देवली के थे, चंदन चौधरी जी। उनके जो अभी वर्तमान में रमेश बिधूड़ी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, उनको दौड़ा के मारा, बुरी तरह से मारा। और ऐसे 10 साल में उनके 10 काम गिनाने को नहीं है, लेकिन 10 ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिसमें पूरब के लोगों को वो पीटते, गाली देते नजर आ जाएंगे। अभी इस चुनाव की शुरुआत में इन्होंने बता दी कि उनके राजनीतिक सामाजिक संस्कार कैसे हैं। तो और मजे की बात है कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी थे, उन्होंने शो कॉज नोटिस भी भेजा बिधूड़ी जी को, लेकिन उस शो कॉज नोटिस को भी बिधूड़ी जी ने जूते की नोक पे रखा, आज तक उसका जवाब उनको दिया नहीं। जिससे कितना सम्मान करते हैं आप, कितना आदर करते हैं पूरब के लोगों का, ये दिल्ली के अंदर रहने वाले पूरब के लोग समझ चुके हैं।
मुझे याद है 2004-05 में पहली बार मैं दिल्ली आया था, उस समय महज 77-78 घाटों पे सरकारी सहयोग से छठ की पूजा हुआ करती थी। आज की तारीख में 1000 से भी ज्यादा घाटों पर दिल्ली की सरकार के सहयोग से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। हम पूरब के लोग, आप भी मुझे लगता है पूरब के होंगे या जितने भी लोग होंगे वो सब जानते हैं। हमारे यहाँ अभी भी माँ कहती है कि दिवाली में आना चाहे मत आना, छठ में जरूर आना। तो ऐसे पर्व को स्थान देना, ऐसे पर्व मनाने वाले पूरब के भावुक लोगों को मान सम्मान देना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके केजरीवाल जी ने किया और किसी ने किया नहीं। और पूरब के लोगों ने मन बना लिया है। उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक है भाई, उन्हीं के लिए सरकारी स्कूल है भाई, उन्हीं के लिए सरकारी अस्पताल है भाई। ये वे लोग हैं जो अपनी मेहनत से अपनी रोज किस्मत लिखने की कोशिश करते हैं, जो भाजपा को पसंद नहीं आता। पूरब के लोगों ने इन पर कमर कस लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का जवाब वो जनादेश से जरूर देंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी का संज्ञा देकर संबोधित कर रहे हैं और भी कई सारी चीजों के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विधूड़ी का जो बयान आया उस पर सफाइयां भी कई आई, लेकिन जिस तरीके से रमेश विधूड़ी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, चाहे आतिशी मैडम पर हो, प्रियंका गांधी पर हो या फिर किसी और पर हो। आप देखिए ना, कितना दुखद है कि इस तरह का बयान देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जहां उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए था, अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि वो स्त्रियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो पूर्वांचल के मेहनतकश लोगों के प्रति अपमान करने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी उनकी पीठ थपथपा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको महिलाओं के मान सम्मान की परवाह नहीं है, आपको पूर्वांचल के लोगों के मान सम्मान की परवाह नहीं है, और इन सब चीज़ों को आप अपने ठेंगे पे लेके चलते हैं चुनाव जब आता है तो ये आप भले ही अहंकारवश कर रहे हो, पर जिनके खिलाफ ये कर रहे हैं आप, वो लोग देख रहे हैं आपको। दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं, दिल्ली के पूरब के रहने वाले अपने भाई बंधु देख रहे हैं, और वो इसका उत्तर आपके सामने आके आपकी भाषा में नहीं देंगे। उनको तो बाबा साहब ने अधिकार दिया हुआ है, चुनाव के दिन 5 तारीख को वोट देंगे, वो झाड़ू का बटन दबाएंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। अब तीमारपुर विधानसभा पर आते हैं, क्योंकि वहां से विधायक हैं आप दिलीप पांडे जी, और जब आम आदमी पार्टी की सूची आ रही थी लगातार तो सारे क्लियर हो गए कैंडिडेट। 70 सीटों पर 18 से 20 मुझे लगता है वर्तमान विधायकों के टिकट कटे, आपका भी टिकट कटा। और तीमारपुर से एक बड़ी चर्चा उठी कि दिलीप पांडे जो हैं पार्टी को गुड बाय बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि अब वक्त आ गया है। मुझे भी एक बार को यही लगा कि अब वक्त आ गया है, टिकट कट गया, मतलब नहीं कुछ ऐसा है। बाद में आपकी सफाई भी आई, सारी चीजें आई। नहीं, सफाई नहीं, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ था। क्या लग रहा है तीमारपुर से टिकट कटने की क्या वजह रही? आपने मना कर दिया, पार्टी ने कहा नहीं आप लड़ेंगे? हम लोगों ने पार्टी मिलकर बनाई है, तो मेरा टिकट कटने का मसला नहीं है। आप अगर मेरे इतिहास पर गौर करें तो वैसे तो मैं लिखने पढ़ने वाला संवेदनशील व्यक्ति रहा हूँ, बट मैं संगठन में काम करना बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा है। आप याद करिए 2013 का चुनाव का कैंपेन मैंने देखा, 2015 का चुनाव का कैंपेन मैंने देखा, 15 के चुनाव के पहले मैं को कन्वीनर था प्रदेश का, और चुनाव के बाद जब 67 सीटें आई तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी बना। उसके बाद मैं संगठन का काम देखता रहा। फिर 18-19 में सर ने कहा कि लोकसभा लड़ लो, लड़े, हारे, फिर विधानसभा लड़ लिए, जीत गए। तो लड़के हार के भी देख लिए, लड़के जीत के भी देख लिए। अब मैं अपने संगठन के कामों में जो मेरी रुचि है उस पर फोकस करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा ध्यान था, एक बड़ी मेहनत से 2 साल की मेहनत से किताब लिखी हमने, गुलाबी खंजर, पाठकों की कृपा से वो किताब बेस्ट सेलर हुई अमेज़न पे, तो मैं उस पर भी फोकस कर रहा हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ। उसके आगे 3 किताबों की ट्रायलॉजी है, तो दूसरी किताब लिखनी है, इस किताब के बाद 2nd वॉल्यूम आना, उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो पूर्वी लोकसभा की जिम्मेदारियों के अलावा चूँकि पूरब से संबंध है तो पूर्वांचल इलाके जो हैं वहाँ पे अपनी सभाएं भी चल रही हैं, मीडिया इंटरेक्शन भी चल रहा है। ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो टोटल पॉलिटिक्स है ना, उसमें चुनाव लड़ना एक बहुत छोटा हिस्सा है, बाकी बहुत सारे काम है। और हम तो सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के, जब जब जो आदेश होगा तब तक वो करेंगे। सिपाही, जैसे आपने बताया आप सिपाही हैं, तो विधायक रहकर भी तो संगठन में काम किया ना, बाकी नेता नहीं, संगठन में काम नहीं कर सकते। फिर आप विधायक अगर हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधित्व को निभाना पड़ेगा, इलाके की जनता को आपको समय देना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा। जबकि जब पूर्णकालिक संगठन में काम करते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियों से, दायित्वों से आप मुक्त होकर और सांगठनिक प्रचार प्रसार पे आप फोकस कर पाएंगे। वो रहते हुए ये ईमानदारी से कर पाना मुश्किल है। अब मैं ये काम ईमानदारी से करूंगा, या जो भी और काम होगा पार्टी की तरफ से जो आदेशित किया जाएगा वो करूंगा। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, वो सब करके देख लिया भाई साहब। मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, मैं इस पार्टी में इकलौता शायद ऐसा आदमी हूँगा जिसने जंतर मंतर पे
कुर्सी लगाने, दरी बिछाने से लेकर के लाठी खाने, अरेस्ट डिटेन होने से लेकर के तिहाड़ जेल होते हुए चुनाव लड़ के हारने, जीतने, विधायक बने और चीफ विप बनने तक की यात्रा पूरी कर ली है। तो इस यात्रा ने मुझे सिखाया बहुत कुछ है। प्लस पॉइंट क्या है कि मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं कर सकता हूँ। तो जो पार्टी आदेश देगी वो करेंगे। आप संगठन में रहें और रणनीति बनाने में बड़ी आपकी कारगर योजना रहती है, दुर्गेश पाठक की तरह आपका नाम चर्चा में चलता है। चलिए मान लेते हैं आप संगठन में रहेंगे, इसलिए आपको चुनाव नहीं लड़ा, आपने कहा नहीं हम संगठन में काम करेंगे। बाकी विधायकों का टिकट कटा, क्या ऐसी वजह रही, काम नहीं वहां पर करवा पाए विधायक जी, या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई विधायक अच्छा था, कोई विधायक खराब था इसलिए उसका टिकट कट गया। हार और जीत के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और पार्टी के लिए इस चुनाव में जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकारी चेहरे पर जोरदार तमाचा मारना बहुत जरूरी था। उस वरीयता को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, फिर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई एक विधायक, कोई एक पार्षद का टिकट रहे न रहे। महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी रहनी चाहिए, सरकार रहनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार सीएम बनने चाहिए ताकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की सेवा हो सके। और उस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर ये कुछ टिकटें कटना, कुछ लोगों का चुनाव आंदोलन, ये बहुत ही गैर जरूरी और बहुत ही नॉट सो इम्पोर्टेंट टाइप की बात हो जाती है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है, इस पर वो वाकई में बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई उनको जो जमानत दी है ना, कार्यालय नहीं जा सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो भाई सीएम कैसे बन जाएंगे? अब समझिए कि ये और कोई नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है। मतलब क्या है इसका? इसके पीछे जो कहते हैं ना, कई बार बिटवीन द लाइंस पढ़िए, आपको मैसेज तब समझ में आता है। भाजपा का ये कहना है कि नहीं नहीं वो नहीं बन सकते, इस बात को स्पष्ट करता है कि भाजपा को डर किससे? अरविंद केजरीवाल से। वो चाहती नहीं कि वो सीएम बन जाए। उनको पता है कि वो सीएम बन गए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, फिर भी ना उन्हें मार पाई, ना तोड़ पाई, ना कुछ कर पाई। अब बचेगा क्या? अभी गाली गलौज भी दे रहे हैं, तो अगले 5 साल क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी के लिए नई नई गालियां बनाएंगे। मतलब भगवान राम के नाम पर अपने राजनीति की दुकान चलाने वालों की स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकले गलती बयान की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी रावण के साथ खड़ी है। भाई साहब, प्रोटेस्ट करे अरविंद केजरीवाल के सामने। इस स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी को लाके अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ा कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जब सीएम बनेंगे चौथी बार, 5 साल भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? राजनीतिक बेरोजगारी को देखकर भाजपा घबराई हुई है, इसलिए बार बार अपनी घबराहट को इस तरह के प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट के जरिए एक्सपोज कर रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सीएम बनेंगे और काम भी करेंगे। रावण कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को, और वो लगातार रावण के सानिध्य में खड़े दिख रहे हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी रही जिसने राजनीति की दुकान ही भगवान श्री रामचंद्र के नाम का दुरुपयोग करके, एक्सप्लॉइट करके किया हुआ है। और आज उनकी बुद्धि ऐसी मारी गई, मति ऐसी मारी गई कि रावण के समर्थन में अरविंद केजरीवाल जी का विरोध कर रहे हैं। चलो, अब इसी पर एक और सवाल है कि दिल्ली में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है, बटेंगे तो कटेंगे, कई जगह पोस्टर लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों की तरफ से ये डिमांड भी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर रैलियां हों। तो आपको नहीं लग रहा बटेंगे तो कटेंगे दिल्ली में भी सीन? दिल्ली के लोग तो समझ गए हैं कि इस बार बटना नहीं है। झाड़ू कैसे बनती है? जब तीलियां बटती नहीं है तब झाड़ू बनती है। और इस बार दिल्ली का जनादेश का जो तीली है वो बटेगा नहीं, एकजुट रहेगा, झाड़ू मजबूती से चलेगी और सब साफ होगा। कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए 62, 63, 64, 65, 66 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा आपको? शुरुआत में कहा कि तीनों पार्टियों में लगभग किसी का कोई लॉस नहीं है, यानी पिछली बार का जनादेश सब रिपीट हो रहा है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और दिल्ली के लोग इस बार झमाझम 5 तारीख को झाड़ू चलाने वाले हैं और दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, उनके षड्यंत्र, उनकी साजिशें और उनका जो दुष्प्रचार, सबका सफाया होगा। 1-2 सवाल और आपसे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्यों कांग्रेस पार्टी इस समय लगातार मुखर होकर आपके खिलाफ आवाज उठा रही है, पार्टी के खिलाफ। उनका शीर्ष नेतृत्व तो भले ही अभी तक ना आपके खिलाफ आवाज उठाता हो, लेकिन अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं, लगातार धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये पेरिस है, ये हालत है एम्स के बाहर, तमाम चीजें वो लगातार उठा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा स्थितियां बदलेगी? हमें छोड़िए, कांग्रेस को नहीं लग रहा। कांग्रेस के लोगों से आप बात करिए, उन्हें नहीं लग रहा कि वो कुछ कर पाएंगे या कुछ कर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उस पर ऊर्जा या समय या ध्यान व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव है और वो एक पार्टी है और उनका अधिकार है, तो वो चुनाव लड़े। धन्यवाद दिलीप पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों के साथ, किस विजन के साथ वो धरातल पर उतरे हैं
और 70 में वो फिर से कह रहे हैं कि 2020 वाली ही स्थिति इस बार रहेगी, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी भाई 8-9 पर सिमटेगी और आम आदमी पार्टी फिर से भाई 62 से 63 सीटें लेने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।